हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। यह विषय कक्षा 10वीं की अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी पुस्तक से लिया गया है। हम अक्सर लोगों को अलग अलग व्यवसायों में काम करते देखते हैं। कुछ लोग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और कुछ सेवाओं का सृजन करते हैं। हमारी सुविधा और समझ के लिए इन सभी वस्तुओं और सेवाओं को समूहों में बांटा जा सकता है। आइए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रकों के बारे में बात करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। प्राथमिक क्षेत्रक से शुरू करते हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। इस क्षेत्रक में हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन करते हैं। इसमें ऐसी कोई भी गतिविधि शामिल है जिसमें कच्चे माल का उत्पादन हो। इस क्षेत्रक के कुछ उदाहरण हैं खेती, डेयरी, मत्स्यन, खनन आदि। प्राथमिक क्षेत्रक विकसित देशों की तुलना में अक्सर विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा होता है। विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र तकनीकी रूप से अधिक उन्नत हो गया है, जो खेती और अन्य संबंधित गतिविधियों के मशीनीकरण को सक्षम बनाता है। विकसित देशों में इस तकनीकी प्रगति का मतलब है कि कम संख्या में लोगों की जरूरत होगी, इसलिए कम लोग प्राथमिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। दूसरी ओर भारत जैसे विकासशील देशों में अल्प या प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य समस्या है, यानी जितने लोगों की ज़रूरत है उससे अधिक लोग कृषि और संबंधित गतिविधियों में कार्यरत हैं। द्वितीय क्षेत्र की ओर नज़र डालते हैं। इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल हैं जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के तरीकों के माध्यम से अन्य रूपों में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए चीनी, ईंटों, कपड़ों आदि का निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, तेल रिफाइनरी और कई अन्य। द्वितीय क्षेत्रक में लघु और भारी उद्योग दोनों शामिल होते हैं। यह क्षेत्रक अक्सर प्राथमिक क्षेत्रक का उत्पादन लेता है और तैयार माल का विनिर्माण करता है। इनमें से कई उद्योग बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपभोग करते हैं और कारखानों और मशीनों की आवश्यकता होती है, जो कि पर्यावरणीय समस्याओं के साथ आते हैं और प्रदूषण का कारण बनते हैं। लेकिन हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते हैं कि द्वितीय क्षेत्रक प्राथमिक और तृतीयक दोनों क्षेत्रकों का समर्थन करता है। इसके अलावा विनिर्माण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और उच्च घरेलू उत्पाद यानी हायर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उत्पन्न करता है। अब हम तृतीयक क्षेत्रक के बारे में बात करते हैं। यह सेवा क्षेत्रक है जो मनोरंजन, बीमा, पर्यटन और बैंकिंग जैसे अमूर्त यानी इंटेंजिबल सामान प्रदान करता है। यह क्षेत्रक प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रकों को भी तेज गति से बढ़ने में मदद करता है। विकसित देशों में तृतीय क्षेत्रक का सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने में अधिकतम योगदान होता है। ज्यादातर रोजगार के अवसर इसी क्षेत्रक से आते हैं। साथ ही नई तकनीक ने इस क्षेत्रक के उद्योगों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंप्यूटर, टेलीफोन और इंटरनेट ने सेवा उद्योग की एक नई श्रेणी विकसित की है। 20वीं-21वीं सदी में सेवा क्षेत्रक में उच्च डिस्पोजेबल आय यानी हाई डिस्पोजेबल इनकम के साथ काफ़ी वृद्धि हुई है। अधिक डिस्पोजेबल आय पर्यटन, रेस्टोरेंट आदि जैसी लग्जरी सेवाओं को बढ़ावा देता है। तो हम प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्रकों में विभिन्न उत्पादन गतिविधियों को देख सकते हैं जो बड़ी संख्या में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। अब सवाल यह है कि प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। इस उत्तर के जवाब पर आने से पहले चलिए जानते हैं मध्यवर्ती वस्तुओं यानी इंटरमीडिएट गुड्स और अंतिम वस्तुओं यानी फाइनल गुड्स के बीच का अंतर क्या है। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। उदाहरण के लिए एक बर्गर जो एक अंतिम वस्तु है को बनाने के लिए गेहूं, नमक, तेल, सब्जियां जैसी मध्यवर्ती वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी ओर अंतिम वस्तुएं वो होती हैं जो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स के सेवन यानी फाइनल कंजम्पशन के लिए बनती हैं, जैसे
बर्गर एक अंतिम वस्तु है। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। चलिए पिछले सवाल पर वापस चलते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? इसका उत्तर है किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना करके। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना नहीं की जाती। पर क्यों? इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना क्यों नहीं की जाती? क्योंकि यदि हम मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना देश के कुल उत्पाद में करेंगे तो ऐसे में हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार कर बैठेंगे। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीजों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपए में यानी 15 रुपए प्रति पैकेट के दर से बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। इस उदाहरण में यदि हम मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना करेंगे तो ऐसे में गेहूं की गिनती 3 बार हो जाएगी। पहले गेहूं के रूप में, फिर आटा के रूप में और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पाद की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। चलिए अगले विषय पर चलते हैं। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रक रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्रक समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थीं, जो प्राथमिक क्षेत्रक में आती थीं और अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में रोजगार करते थे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीय क्षेत्रक सबसे महत्वपूर्ण हो गया। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीय क्षेत्रक से तृतीय क्षेत्रक की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्रक का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्रक में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। यदि भारत की ओर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ तृतीय क्षेत्रक अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। पर ऐसा क्यों और कैसे हुआ? इसके कई कारण हो सकते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में बुनियादी सेवाओं यानी बेसिक सर्विसेज की जिम्मेदारी सरकार उठाती है, जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी आदि। दूसरा, कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तीसरा, जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। चौथा, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अंततः हमें याद रखना होगा कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक ओर उन सेवाओं की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानों,
मरम्मत कार्यों, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई और वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। साथ ही हमें याद रखना होगा कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और रोजगार प्रदान करने में समान रूप से नहीं बढ़ रही है। चलिए इन आंकड़ों की ओर नज़र डालते हैं जो 1970-71 और 2009-10 की समय अवधि का मूल्यांकन करता है। वैसे तो इस अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पाद में 9 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीय क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम वृद्धि हुई। चलिए अब यहाँ से बेरोजगारी के बारे में विस्तार से बात करते हैं। शुरू करते हैं बेरोजगार शब्द के अर्थ से। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें काम करने में सक्षम और काम करने के इच्छुक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती है। इसका अर्थ यह भी है यदि आप कोई नौकरी करने के इच्छुक नहीं हैं तो आपको बेरोजगार नहीं कहा जा सकता है। अब बेरोजगारी के प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कुछ लोग नौकरी बदलते समय या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्टिंग करते समय अस्थायी रूप से काम से बाहर हो जाते हैं। स्ट्राइक या लॉकआउट के कारण कार्य के निलंबित होने पर भी घर्षण या प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी हो सकती है। संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति की योग्यता उसकी नौकरी की जिम्मेदारियों या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह तब भी हो सकता है जब किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला वेतन उस न्यूनतम वेतन से कम हो जो उस विशेष नौकरी के लिए भुगतान किया जा सकता है। मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कृषि पर आधारित कुछ उद्योग, खान पान व्यापार, हॉलिडे रिजॉर्ट्स में व्यापार के साथ साथ कुछ कृषि आधारित आर्थिक गतिविधियां जैसे चीनी मिलें या चावल मिलें, जहां नौकरियां वर्ष में कुछ निश्चित अवधि के लिए ही होती हैं। इस मामले में वर्ष के 12 महीनों के लिए नौकरी सुरक्षित नहीं होती। ऑफ सीजन के दौरान इस तरह की गतिविधि में लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अल्प या प्रच्छन्न बेरोजगारी यानी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मूल रूप से मतलब है कि 500 लोग एक कारखाने में काम कर रहे हैं जहां केवल 400 की ज़रूरत है, इसलिए अतिरिक्त 100 कर्मचारी कुल उत्पादन में योगदान नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रच्छन्न बेरोजगारी तब होती है जब कुछ श्रमिकों में शून्य सीमांत उत्पादकता यानी ज़ीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है और उनके निष्कासन या निकल जाने से कुल उत्पादन की मात्रा प्रभावित नहीं होती है। अब सवाल यह उठता है कि हम अधिक रोजगार के अवसर कैसे प्रदान कर सकते हैं। कुछ संभावनाओं की ओर नज़र डालते हैं। मान लीजिए एक नया बांध बनाया गया और खेतों की सिंचाई के लिए नहरें खोदी जाती हैं। इससे कृषि क्षेत्र में ही बहुत सारे रोजगार के अवसर बन सकते हैं और अल्प बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। साथ ही अगर सरकार फसलों के परिवहन और भंडारण यानी ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में कुछ पैसा लगाती है या ग्रामीण सड़कों को पक्का बना देती है तो कई ट्रक हर जगह पहुंच सकते हैं। कई किसान अपनी फसलों को उगा आसानी से बेच सकते हैं। इससे न केवल किसानों को बल्कि कई लोगों को परिवहन या व्यापार की सेवाओं में रोजगार प्रदान होगा। खेती करने के लिए किसानों को बीजों, उर्वरकों, कृषिगत उपकरणों और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की ज़रूरत होती है। निर्धन किसान ये सारी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें साहूकारों से पैसा उधार लेना होता है और उच्च बाजार दर पर वापस करना पड़ता है। यदि स्थानीय बैंक यानी लोकल बैंक उचित ब्याज पर किसानों को साख यानी लोन प्रदान करते हैं तो वे इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीद सकते हैं और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम हो सकते हैं। इस तरह स्थानीय बैंक कई अवसर प्रदान कर सकते हैं जैसे रोजगार, ब्याज की कम दर पर ऋण और खेती में सुधार। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है सेमी रूरल एरियाज़ यानी अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें बढ़ावा देना
जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अनेक किसान अरहर और मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। उनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों यानी कोल्ड स्टोरेज रूम्स के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सकें और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रों यानी हनी कलेक्शन सेंटर्स की शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकें। सब्जियों और कृषिगत उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, टमाटर और फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजार में बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों यानी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों यानी सेमी रूरल एरियाज में स्थित उद्योगों में रोजगार प्रदान कर सकता है। इसके अलावा स्कूलों, अस्पतालों जैसे विभिन्न संस्थानों की स्थापना की जा सकती है, जो अलग अलग पेशावरों जैसे शिक्षकों, डॉक्टरों आदि को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकता है। योजना आयोग में नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी। एक और तरीका यह है कि हमें समझना होगा कि प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ के निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। योजना आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। चलिए अब नज़र डालते हैं केंद्रीय सरकार की एक योजना पर जो काम करने के अधिकार यानी राइट टू वर्क को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई। इसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की ज़रूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संगठित और असंगठित क्षेत्रकों के बारे में, यानी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। शुरू करते हैं संगठित क्षेत्रक से, यानी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। संगठित क्षेत्र में वे कार्यालय या उद्यम या कार्यस्थल शामिल हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। इसका मतलब है कि संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को पूरे साल वेतन दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें किसी उचित कारण के बिना कार्यालय से नहीं निकाला जा सकता। निकालने से पहले पूर्व सूचना यानी प्रायर नोटिस दिया जाता है। इसलिए संगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजगार में सुरक्षित महसूस करते हैं। संगठित क्षेत्र के ऐसे संस्थानों को सरकार द्वारा पंजीकृत यानी रजिस्टर किया जाता है और यहाँ सरकारी नियमों और विनियमों यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना होता है। इन नियमों एवं विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। संगठित क्षेत्र कार्यालयों में काम करने के घंटे सुनिश्चित होते हैं। इस तरह संगठित क्षेत्रकों में श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ऐसे रोजगार से कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। सवेतन छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने के हकदार भी होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण यानी सेफ वर्किंग कंडीशंस जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। अब इसे असंगठित क्षेत्र के साथ तुलना करते हैं। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों से निर्मित होता है जो सरकार के नियंत्रण से काफ़ी हद तक बाहर होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल हैं जो अपनी छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, जैसे कि सड़क पर सामान बेचना या मरम्मत का काम करना। इस क्षेत्र के नियम और कानून तो हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया जाता है। ऐसी नौकरियां वेतन कम देती हैं और अक्सर
नियमित नहीं होती हैं, तो असंगठित क्षेत्र के लोगों को साल के 12 महीने वेतन मिले ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ रोजगार सुनिश्चित नहीं होता है। लोगों को बिना किसी कारण और बिना किसी पूर्व सूचना यानी प्रायर नोटिस के नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। इस क्षेत्र में अक्सर लोग एक दिन में 10 से 12 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे में बहुत से लोग नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की पसंद पर निर्भर होते हैं। इस क्षेत्र की एक और समस्या ये है कि यहाँ सुरक्षित कार्य पर्यावरण यानी सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट सुनिश्चित नहीं होता। अंत में इस अध्याय के आखिरी भाग की ओर चलते हैं। स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यानी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में हैं। और दूसरी ओर रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों को भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना भी होता है। इसी कारण सरकारी स्कूल या अस्पतालों में लोगों को अधिक पैसे नहीं देने पड़ते। So this is all about this chapter. I hope you like this video. For more such academic videos, do subscribe to Constructing Minds. And for regular updates, do click the bell icon.